हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करेंगे एंसेफेलाइटिस के बारे में। तो एंसेफेलाइटिस होता क्या है? ये हमारा इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन का, या फिर उसकी ब्रेन पैरेंकाइमा मेम्ब्रेन होती है, उसका इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। सो ये हमारा बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई किसी से भी हो सकता है, और ये हमारा सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, और ये हमारा एलर्जिक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें प्राइमरी एंसेफ्लाइटिस और सेकेंडरी एंसेफ्लाइटिस। जो प्राइमरी होता है वो हमारा वायरस से होता है, डायरेक्ट होता है। जो सेकेंडरी होता है वो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, अगर और कहीं ब्रेन में इन्फेक्शन हो या फिर उसके आसपास के पार्ट में इन्फेक्शन हो, स्पाइनल कॉर्ड में हो, अगर वहाँ से जा रहा है उसको मतलब वायरस, और वहाँ पे जाके अफेक्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब जो खुद से वहीं पे स्टार्ट हो, और सेकेंडरी जो हमारा किसी अदर बॉडी पार्ट से जाके वहाँ पे हो जाए। तो ये टाइप्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोजेस के बारे में। ईटियोलॉजी, जो उसका मेन ईटियोलॉजी है वो आइडियोपैथिक है, मतलब अननोन है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हमारा पैथोजन आ सकते हैं। बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगई हुआ, पैरासाइट हुआ। जो वायरस है उसमें हम कॉमन बात करते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में, एंटेरो वायरस के बारे में। आप मेनली इसमें दो नेम याद कर लीजिए बस। टिक बॉर्न वायरस हुआ। सो अगर किसी पर्सन को एलर्जी है वैक्सीनेशन से, उसमें हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया। पैरासाइट से हो सकता है। और अगर कैंसर है किसी पेशेंट को, अगर मैलिग्नेंट कैंसर है, तो वो जब भी हो सकता है। मिलीस है, मम्स है, डेंगू है, और जैपनीज भी है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो जो ओल्डर अडल्ट है, मतलब ओल्ड एज पीपल है, उनमें मिल सकता है मोस्टली, मतलब फाउंड होता है, चांसेस होते हैं होने के। और चिल्ड्रन है अंडर 1 ईयर में, मतलब इन्फेंट्स है। और किसी पर्सन की इम्यूनिटी कम है, मतलब उसका इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उसको चांसेस है होने के। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम जो भी पैथोफिजियोलॉजी शुरू करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। उसमें हमारा इजी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजिकल फैक्टर की जो हमारा लीड करेगा इन्फेक्शन इन ब्रेन, या बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या फिर और कोई रीज़न हुआ। हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, मतलब थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा। ब्रेन की जो टिश्यू और मेम्ब्रेन्स होती है वो एनलार्ज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा न्यूरल सेल होती है वो डिसफंक्शन करने लगेगा, उसके फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा। उससे हमारा क्या होगा, वो लीड करेगा हमारे डीजनरेटिव चेंजेस हो जाएंगे नर्व सेल में। जब मतलब वहाँ पे इन्फ्लेम हो रहा है और मतलब डिसफंक्शन हो रहा है, तो हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जो हमारा ब्रेन को डैमेज करेगा। जो ये मतलब डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारे ब्रेन को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। जब हमारा न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिक अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा जो हमारे जितने भी हमारे कोग्निटिव प्रोसेस है, सबसे पहले तो उनमें इफेक्ट आएगा। कन्फ्यूज़न होगा, डिसोरिएंटेशन होगा, सीजर्स आएंगे, डिफ़िकल्टी होगी स्पीकिंग में। हमारा मतलब ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, तो मोस्टली जितने फंक्शन होते हैं ब्रेन के वो सब इम्पेयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ। अब हम बात करते हैं जो बेबीज़ में, मतलब न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, तो उनमें क्या क्या देखने को मिलता है सिम्टम्स। तो उनमें बॉडी स्टिफनेस हो जाएगी, वॉमिटिंग, पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी, और वो ज़्यादा क्राई करेंगे, ज़्यादा रोएंगे। और जो हमारे और सिम्टम्स है इसमें, मेमोरी लॉस हो सकती है पेशेंट की, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों दोनों तरह से, या फिर दोनों ही। और वो जजमेंट नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाए उसका हर एक्टिविटी में। मूड स्विंग्स हो गए, मूड इन लैक ऑफ मूड होगा, मूड ही नहीं करेगा किसी चीज़ करने का, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हर चीज़ में, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करें डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में। इसमें हमारा सबसे पहले सीटी स्कैन।
लंबर पंक्चर CSF के एनालिसिस के लिए हो। इसके बाद है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसके बाद है CSF एनालिसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब वायरस DNA को देख ली, और सीरोलॉजिकल टेस्ट हुए फिर। इसके बाद है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है, और उसके बाद हमें नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना होता है। सो मेडिकल मैनेजमेंट सबसे हम बात करते हैं, इसमें हमारा जाएगी नो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जाएगी, इन्फ्लामेशन हो रहा है। मैनिटोल जाएगा, रिड्यूस करने एडिमा हुआ है। उसके बाद विटामिन सप्लीमेंट्स जाएंगे। एंटीवायरल एजेंट जाएंगे, अगर वायरल से हुआ है, वायरस से हुआ है हमारा। एंटी कन्वल्सेंट जाएंगे सिम्टम्स के लिए, जो हमारा सिम्टम में पढ़ा था ना हमने, सीजर हो रहा है उसके लिए। कोर्टिकोस्टेरॉइड जाएंगे, सेडेटिव्स जाएंगे, और हमारा एंटीपायरेटिक जाएगा, डोपामाइन जाएगा। और हमें उसको ऑटोथेरेपी देनी है, मतलब अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। एक तो हमें उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है, उसके बाद हमें उसका रेस्पॉन्स करना है, GCS चेक करने हैं, हमें मॉनिटर करना है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट करना है, हमें मेंटेन करना है। उसके बाद हमें उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, तो पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड प्रोवाइड करना है। एलिवेट करना है बेड 30 डिग्री पे, और उससे हम स्किन केयर देनी है, रूम एक्सरसाइज करानी है, और एंटीबायोटिक और जितनी भी ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद IV थेरेपी देके। तो अगर हमें एनसेफेलाइटिस है किसी पेशेंट को, तो उसके फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो सबसे लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, अगर बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है तो मसल में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही ख़राब हो चुका है पेशेंट का। विज़न प्रॉब्लम होगी, एपिलेप्सी होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगा पेशेंट का, फैटिग होगा, फिजिकल वीकनेस होगी, हेयरिंग में प्रॉब्लम होगी, कोमा में जा सकता है पेशेंट, डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को ब्रीथिंग में। और इन मैनी केस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। I hope you like this video. If you like this video, then subscribe and share with your friends. Thank you.